Hello everyone, I am Professor Kaleem, presently teaching English language, literature and linguistics at Government Postgraduate Islamia College, Gujranwala. In this video, we'll discuss a narrative essay on destroying books written by J.C. Squire. The main topic of this essay is the destruction of worthless or useless or bad books. As it is a narrative essay, it narrates the author's adventurous story of throwing books into the River Thames in London. The essay on destroying books starts with a newspaper headline in this way. It says in the paper that over 2 million volumes have been presented to the troops by the public. मतलब कि तकरीबन 20 लाख से भी ज़ायद किताबें बरतानवी अवाम की तरफ से फ़ौजियों को भेजी गईं। तो यहाँ इस ख़बर को पढ़ते हुए राइटर ऑफ दिस ऐसे वो डिटेल्स में जब इसको देखता है तो हमें ये पढ़ने को मिलता है कि ये जो किताबें हैं, इन किताबों के अंदर सम पीपल वर सेंडिंग द ऑडेस्ट थिंग्स। ऑडेस्ट थिंग्स मतलब कि बड़ी अजीब अजीब चीज़ें, अजीब चीज़ें इस तरह से कि दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड द बुक्स। लाइक फर्दर हमें राइटर बताता है कि वो किस तरह की किताबें थीं जो कि ट्रूप्स को भेजी गईं। उन किताबों के अंदर हमें ये पता चलता है कि दे वर द मैगजीन्स 20 years old, देयर वर द गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड द बैक नंबर्स ऑफ विटेकर्स अल्मानक। तो ये 3 तरह की किताबों का जिक्र किया गया इस ऐसे के अंदर कि इस तरह की किताबें जो है वो भेजी गई जो कि असल में किताबों की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरती। ये वो मैगज़ीन से जो कि एक सर्टन वक्त के लिए अपनी अहमियत रखते हैं और उसके बाद उनकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। और ये वो किताबें थी जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट, जो कि झीलों का इलाका है इंग्लैंड के अंदर, उसकी सैर व तफरीह के हवाले से रहनुमाई करने वाली किताबें शामिल थीं। और इसके साथ साथ विटेकर्स अल्मानक, ऐसी किताबें जो कि पूरा साल के अंदर आपको तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती हैं। ये किताबें असल में एक वक्त के लिए ख़ास अहमियत रखने वाली किताबें थीं। ये वो किताबें नहीं थीं कि जिनको हम सारी ज़िंदगी पढ़ते रहें। तो लिहाजा ये 3 किस्म की किताबें जिनका ज़िक्र किया गया, ये वो ऐसी किताबें थीं जो कि अपनी कदर खो चुकी थीं। अब ये लोगों के लिए इतनी कदर व कीमत वाली, इतनी अफादियत वाली किताबें नहीं रही थीं। तो ये किताबें असल में दे वर द वर्थलेस, दे वर द यूजलेस और दे वर द बैड बुक्स। एंड दिस इज़ द मेन लेसन ऑफ दिस नैरेटिव essay ऑन destroying बुक्स बाय J.C. Squire। तो ये जो उसका जो मेन टॉपिक है वो हमें इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस ऐसे
मिल जाता है कि वो इसके अंदर हमें जो वर्थलेस बुक्स हैं, जो बैड बुक्स हैं या जो यूज़लेस बुक्स हैं, उनके हवाले से ज़िक्र कर रहा है। तो अब जब किताबों का ज़िक्र हुआ कि जो किताबें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थीं, तो उनको भेजने के हवाले से जब इस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ा गया और अखबार ने उसकी डिटेल्स बताई, तो पता चला दे एक्चुअली सेंट दीज ऑडेस्ट थिंग्स बाय एन एक्सीडेंट। मतलब ये कि हादसाती तौर पर उनसे ये किताबें भेज दी गई। तो एक तो कैटेगरी ये हमें बताई गई लोगों की जिनसे गलती से ये किताबें ट्रूप्स को, फौजियों को भेज दी गई। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहा और जानते बूझते हुए अपनी बेमकसद, वर्थलेस, यूज़लेस और बैड बुक्स को जो है फ़ौजियों को भेज दिया। तो यहाँ पर राइटर जो है वो तनकीद करते हुए ऐसे लोगों से सवाल करता है और यहाँ पर ही हमें उसकी टोन जो है वो सैटरिकल और आयोनिकल जो है वो नज़र आती है। व्हेन ही सेज व्हाई हैव दे केप्ट देम इफ़ दे डोंट वांट देम, कि उन्होंने इनको रखा ही क्यों अगर वो इनको चाहते नहीं। मतलब ये एक राइटर का ख्याल है कि अगर जिस किताब को आप पसंद नहीं करते तो उस किताब को आप अपने पास महफूज ना रखें, उन किताबों से जान छुड़ा लें। तो यहाँ पर हमें ये राइटर जो है एक तनकीद करते हुए, स्टायर करते हुए महसूस होता है और इसके साथ वो उन नॉन बुकिश पीपल का भी जिक्र करता है। तो ऐसे लोगों के हवाले से वो ये बताता है कि दे आर फाउंड रिलक्टेंट टू थ्रो सच टाइप ऑफ बुक्स, कि ऐसी चीज़ों को वो फेंकने में हिचकिचाहट का शिकार होते हैं। फिर एक और किस्म के लोगों का वो जिक्र करता है जिनको वो मोस्ट इलिटरेट पीपल समझता है, कि मोस्ट इलिटरेट पीपल जो है उनके लिए किताबें जो हैं वो शायद एक दिखावे के तौर पर, उनको एक पढ़े लिखे होने के तौर पर पेश करने के लिए शेल्फ़ों के अंदर रखा जाता है और उनके लिए किताब जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको एक शेल्फ़ के अंदर सजा के रखना ही असल काम है। तो इस तरह से वो अपनी जो नाख्वानदगी है उसको किताबों के रखने से मिटाने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद J.C. Squire, the author of this essay, advises us it is positively a public duty to destroy such books, क्योंकि उसके ख़्याल में ऐसी किताबें जो कि बेमकसद किताबें हैं, ऐसी किताबें जो कि बेकदर कीमत हैं, ऐसी किताबें जो कि बुरी किताबों के अंदर शामिल हो जाती हैं, उनको फ़ौरन अपने घर से निकालना चाहिए। और उनको ये नहीं तरीका कि उनको निकाल कर तो फ़ौजियों को भेज दें या किसी ज़रूरतमंद को भेज दें, बल्कि उनसे सब की जान छुड़ाएं, कि वो किताबों को किसी ऐसे तरीके से ज़ाया करें, किसी ऐसे तरीके से डिस्ट्रॉय करें, तलफ़ करें कि उनसे सब की जान छूट जाए। तो इससे वो कहता है, एक नतीजा अख़ज़ करता है कि इससे फ़ायदा क्या मिलेगा। वो कहता है कि इससे दो तरह के फ़ायदे मिल सकते हैं। डिस्ट्रक्शन नॉट मेयरली मेक्स more room for the new books but saves one's heirs the trouble of sorting out the rubbish or storing it। और इसके साथ साथ इसके बाद डिस्ट्रक्शन को जब वो बहस में लाता है
तो वो बताता है कि डिस्ट्रक्शन इज़ नॉट ऑलवेज एन ईजी टास्क, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी टू डिस्ट्रॉय द बुक्स, दे मे नॉट हैव as many lives as a cat, but they certainly die hard। तो किताबों को तलफ करना एक मुश्किल काम है राइटर के नज़दीक। राइटर समझता है कि किताबों को तलफ करना इतना आसान काम नहीं है, और वो बताता है कि वो चेल्सी में एक फ्लैट के अंदर रह रहा है, एक फ्लैट ऐसा कि जो कि छोटा फ्लैट है, मगर शेक्सपियर की ज़ुबान में वो फ्लैट जो है दैट मे बी अ हेवन किसिंग फ्लैट, यानी कि वो ऐसा फ्लैट है जो कि अपनी जो उसकी बिल्डिंग है उसके अंदर सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर है, और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर होने की वजह से वो हेवन को छू रहा है, आसमान को मतलब छू रहा है। तो अगर शेक्सपियर होता यहाँ पर तो शेक्सपियर शायद इसको हेवन किसिंग फ्लैट के नाम से याद करता। तो इस तरह से इस लेसन के अंदर एक तरह से ये शेक्सपियर को ट्रिब्यूट पेश किया गया है कि शेक्सपियर किस अंदाज से अपनी जो मेटाफोरिकल अप्रोच थी लैंग्वेज के हवाले से उसको यूटिलाइज़ किया करता था। तो एनी हाउ आगे वो बताता है कि अपने उस छोटे फ्लैट के अंदर जो कि चेल्सी के इलाके में उसका फ्लैट था। चेल्सी एक लंदन का इलाका है जो वेस्ट लंदन के अंदर शुमार किया जाता है। तो यहाँ पर हमें वो चेल्सी के उस फ्लैट की थोड़ी सी रुदाद बताते हुए ये कहता है कि he had not a kitchen range in his flat, so he could not toast the books on the gas cooker। और इसके साथ साथ उस ये भी बताता है कि he also could not burn the books leaf by leaf in his small study fire, कि अपने जो उसका जो मुतालिया का कमरा था उसकी जो उसके कमरे के अंदर जो आतिशदान था आग का, उसके अंदर भी वो वर्क ब वर्क जो है अपनी किताबों को ना जला पाया। तो इस तरह से वो किताबों को तलफ़ करने के हवाले से वक्ती तौर पर बड़ा परेशान हुआ कि किताबें तलफ़ करना उसके लिए एक मुश्किल टास्क बन गया। तो फिर उसने एक डिसीजन लिया जो कि आम तौर पर लोग लेते हैं कि क्यों ना मैं इन किताबों को एक थैले में डाल के इसको दरिया के किनारे पर छोड़ आऊँ या दरिया के अंदर फेंक आऊँ, ऐसे ही जैसे कि हम बिल्ली के बच्चों के साथ करते हैं कि उनको थैले में डालते हैं और दरिया के किनारे दरिया में फेंक आते हैं। तो इस तरह से द राइटर इम्प्रोवाइज्ड अ सैक, उसने एक थैले का बंदोबस्त किया एंड पुट ऑल द अनवांटेड बुक्स, द वर्थलेस बुक्स, जो कि वो उसके पास एक तरह से शायरी की कुछ किताबें थीं जो इकट्ठी हो चुकी थी, और वो सारे के सारे फर्स्ट एडिशंस थे। तो वो अकॉर्डिंग टू द राइटर दे वर द यूजलेस, दे वर द वर्थलेस बुक्स। तो इसलिए राइटर उनको एक थैले के अंदर डालता है और
उनको उस थैले में डालकर अपने कंधे पर लटकाते हुए वो अपनी वो मुहिम शुरू करता है, जिसमें वो किताबों को आधी रात के वक्त चेल्सी ब्रिज जो है उस पर जाने का इरादा बनाता है, ताकि उस ब्रिज पर पहुंचने के बाद वो किताबों को उस दरिया के अंदर, जो कि रिवर टेम्स के नाम से जाना जाता है, एक फेमस और पॉपुलर रिवर टेम्स है जो कि लंदन सिटी के बीचों बीच दरमियान से गुज़रता हुआ लंदन को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। तो एट मिडनाइट द राइटर स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट। आधी रात के वक्त वो किताबों का थैला कंधे पर लटकाए हुए गली में निकलता है। तो देयर वॉज अ कोल्ड निप इन द एयर, द स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स। हवा में खुनकी थी और आसमान सितारों से भरा पड़ा हुआ था। तो आफ्टर क्रॉसिंग सम डोर्स इन द स्ट्रीट, उसको एक पुलिसमैन का सामना करना पड़ जाता है कि एक पुलिसमैन उसके पास से गुज़रता है, जो कि अपनी जो उसकी लैंटर्न है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में लालटेन कहते हैं, उसकी रोशनी को जो है वो जो लोगों के घरों की बेसमेंट्स हैं उनकी खिड़कियों की चिटकनियों पर डाल रहा था, ताकि वो चेक कर सके कि कोई चिटकनी खुली तो नहीं रह गई, ताकि किसी चोर को कोई चोरी करने का मौका ना मिल पाए। तो इस तरह से जैसे ही उसने पुलिसमैन का सामना किया, तो पुलिसमैन उसके पास गुजरने के बाद मुड़ता है। जब वो पुलिसमैन मुड़ा तो राइटर जो है जेसी स्क्वायर कुछ ख़तरा महसूस करने लगा, जैसे कि उसने ये सोचा कि प्रॉबेबली वो इसको ही वुड बी लुकिंग एट हिम सस्पिशियसली, कि वो पुलिसमैन इसको मशकूक नज़रों से देख रहा हो। मगर उसको ये यकीन था कि उसके पास जो थैला है कि उसके अंदर तो किताबें हैं, मगर उसके जहन में ये भी वहम आया कि हो सकता है कि वो पुलिसमैन ये समझे कि दिस पर्सन मे बी हैविंग स्वैग इन दिस सैक। यानी कि स्वैग लूटे हुए माल को कहते हैं, चोरी के माल को कहते हैं, कि हो सकता है राइटर सोचने लगा कि पुलिसमैन ये समझे कि इस थैले के अंदर उसके पास लूटा हुआ माल है, कि ये आधी रात के वक्त ये थैला लेकर किस मकसद से गलियों में जा रहा है और निकल रहा है यहाँ से। तो लिहाजा उसको एक लम्हे के लिए यहाँ पर ये वहम और ये ख़याल आया कि इस तरह से पुलिसमैन जो है वो उस पर शक व शुबा करते हुए कहीं उसको पकड़ ही ना ले। मगर वो मुतमिन था कि वो ये साबित कर पाएगा कि उसके पास कोई चोरी का माल लूटा हुआ नहीं है, बल्कि उसके पास तो वो किताबें हैं। हालांकि वो किताबें वो सारी की सारी वो फर्स्ट एडिशन से। तो एनी हाउ इस तरह से उसके वक्ती तौर पर जहन में ख़्याल आता है, जो कि एक सस्पेंस पैदा करता है इस लेसन के अंदर, और ये एक तरह से एग्जैजरेशन है जो कि राइटर यहाँ पर क्रिएट करता है खामख्वाह, और इससे इंटरेस्ट डेवलप होता है एक रीडर का इस स्टोरी को मज़ीद आगे पढ़ने का। मगर एनी हाउ
पुलिसमैन जो है वो उसके पास से गुज़रते हुए दोबारा से अपना रास्ता लेता है और ये उसके करीब से आहिस्ता आहिस्ता गुज़रते हुए आगे निकलता हुआ वो जो एक स्क्वायर जो ग्लो था ऑफ द कॉफ़ी स्टॉल उसकी तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि वहाँ से जो चेल्सी ब्रिज है वो शुरू होता है, तो लिहाजा वो उसकी तरफ पहुँचता है और इस तरह वो एट द एम्बैंकमेंट ऑफ द चेल्सी ब्रिज बिल आखिर पहुँच जाता है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद ये जो चेल्सी ब्रिज है ये एक सस्पेंशन ब्रिज है जिसने अपने आप को खुद ही संभाला हुआ है। सस्पेंशन ब्रिज ऐसे ब्रिजेस होते हैं जो कि अपना वज़न एक उनके साथ जो उनके पिलर्स होते हैं, जो गर्डर्स होते हैं, उनके ऊपर ही रस्सियां बांध कर उनका वज़न जो है उठाया जाता है। तो सस्पेंशन ब्रिज असल में ऐसे ब्रिजेस हैं जिनके अंदर लंबे लंबे सतून जो है वो गाड़े जाते हैं और वो सतूनों के साथ ऊपर मज़बूत केबल्स जो है वो बड़ी मज़बूत केबल्स होती हैं, उनके साथ उस पूरे ब्रिज का जो है वो लोड उठा लिया जाता है। तो ये जो चेल्सी ब्रिज है ये लंदन के वेस्ट की तरफ है और एक किनारा इसका चेल्सी के इलाके को जाता है जो कि नॉर्दर्न साइड है और दूसरा जो सदर्न साइड है इसकी उधर हमें बैटर सी का इलाका मिलता है। तो इन दो इलाकों के दरमियान ये एक ब्रिज है। हालांकि जो प्रीसीडिंग ब्रिजेस है उनमें एक बैटर सी के नाम से भी ब्रिज जो है हमें मिलता है, दरियाए जो टेम्स है उसके ऊपर। तो बहरहाल ये जो ब्रिज है इसके हवाले से कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि ये जो ब्रिज है तकरीबन ये 700 फीट जो है ये लंबा है और इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन 64 फीट है और इसकी जो दरिया के पानी से ब्रिज की जो सीलिंग है उस तक जो ऊंचाई है वो तकरीबन 42 फीट के करीब है। तो इस तरह से ये ब्रिज जो है ये एक 700 फीट लंबा ब्रिज है जिसके ऊपर वो बिल आखिर पहुंचने के बाद उसकी दीवार के साथ चलना शुरू हो जाता है। एंड ही लीन्ड अगेंस्ट द पार्पेट ऑफ चेल्सी ब्रिज and started looking into the swirls of the river water। और वहाँ पर जब ये अपना हाथ लटकाए हुए और थैला पकड़े हुए पानी के अंदर देख रहा था तो पीछे से एक कदमों की आहट उसको सुनाई दी और वो यकदम पीछे हटा और आहिस्ता आहिस्ता आगे चलना शुरू कर दिया दीवार के साथ। यहाँ पर फिर जो है वो राइटर एक इंटरेस्ट डेवलप करता है कि किस तरह से वो एक मामूली सा काम, एक थैला किताबों का जिसको पानी के अंदर फेंकना है, इस अमल को वो तूल देता जाता है, बढ़ाता जाता है, यानी कि एग्जैजरेशन करता जा रहा है कि वो क्यों नहीं फेंकता, कि उसको कदमों की आहट आती है और वो डर जाता है और वो आगे पुल पर चलना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करता है तो ही नोटिस दैट वाज अ पेडेस्ट्रियन, ही वाज अ ट्रैम्प हु हैड सम अदर थिंग्स टू थिंक, जिसके पास कुछ और बड़े
मामलात थे सोचने को, सोच विचार करने को, और वो इस पर अपने आप पर थोड़ा सा शर्मिंदगी फील करता है कि उसने कोई इंटरेस्ट नहीं उसके अंदर शो किया। बहरहाल हमें पता चलता है कि इस तरह से वो अपने इस काम को तकमील तक पहुंचाने में रुकावट फील करते हुए इस स्टोरी के अंदर एक तरह से इंटरेस्ट डेवलप करता है, और एक तरह से हमें इसके हवाले से वो एक मज़ाहिया टच जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कि बाज़ औक़ात समटाइम्स वी कैन नॉट डू सच अ माइनर थिंग विच बिकम्स अ हार्ड थिंग, कि ये जो मामूली जो टास्क था, एक मामूली जो काम था, वो उस राइटर के लिए बड़ा ही बड़ा काम बनता जा रहा है। उससे ये जो थैला है वो फेंका ही नहीं जा रहा। तो लिहाजा यहाँ पर हमें ये महसूस होता है कि राइटर जो है वो खामखा इस मसले को लेकर उलझ गया है। तो बहरहाल वो आगे बढ़ता है, और फिर उसके ज़हन में ये ख्याल आता है कि ये थैला अगर मैंने पानी के अंदर फेंका तो व्हाट अबाउट द स्प्लैश, तो वो जो शोर पानी का एक जो है वो आना है इस थैले के फेंकने से, उस शोर पर हो सकता है कि कोई somebody may rush at me and seize me, कि शायद कोई तेज़ी से दौड़ता हुआ आए और मुझे पकड़ ले, कि तुमने शायद इस थैले के अंदर किसी बेबी को गिरा दिया है दरिया के अंदर। तो इस तरह से खामखा वो फिर मज़ीद उलझ जाता है और एक वहम अपने जहन के अंदर लेकर आता है कि किस तरह से उसके लिए ये प्रॉब्लम बन सकती है। मगर हम ये देखते हैं कि वो इस वहम और इस तरह की जो उसकी जो सोचें हैं उनसे बाहर नहीं निकल पा रहा। तो इस दौरान वो काफ़ी हद तक उसने ही वॉकड अप एंड डाउन ऑफ द चेल्सी ब्रिज, वो कई चक्कर ऊपर नीचे को लगा चुका, और बिल आखिर फिर वो एक टर्निंग पॉइंट पर पहुंचता है, और वो अपने आप को झंझोड़ते हुए वो ये सवाल करता है, ये पूछता है कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो वो जो एक मास्क चढ़ाए बैठा हुआ है एक रेजोल्यूट मैन के तौर पर, तो उसके अंदर तो असल में एक बुज़दिल शख्स छुपा हुआ है। तो वो किस तरह से अपने दोस्तों का सामना कर पाएगा कि अगर वो ये मामूली सा काम ना कर पाया तो ऐसा सोचने से उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी और उसने ये काम सर अंजाम देने की ठान ली, और उसने कहा कि अगर वो ये ना कर पाया तो वो आने वाली ज़िंदगी में अपना सर उठा कर नहीं चल पाएगा। तो इस तरह इस थैले को बिल आखिर उसने वहाँ पर उसको पानी के अंदर गिराया। द सैक ड्रॉप्ड शियर, और उसके गिरने से एक पानी के अंदर शोर बरपा हुआ, एक वास्ट स्प्लैश वहाँ पर पैदा हुई। बिल आखिर उस शोर के बाद द साइलेंस फेल अगेन एंड ही स्टार्टेड गोइंग बैक टूवर्ड्स हिज फ्लैट। मगर जब वो वापसी का रास्ता ले चुका
तो रास्ते में उसको उन पुअर बुक्स के मुतल्लक ख़्याल आता है कि बेचारी किताबें इस वक्त पानी के अंदर गारे और मिट्टी के साथ, मड के साथ अटकी पड़ी हुई होंगी, और वो उन किताबों को याद करते हुए उनके नाम पुकारता है, जो कि ये 4 तरह के वो नाम हमारे सामने पेश करता है कि उनमें ऑड्स टू डियाना है, फिर उनके अंदर सोनेट्स टू ईथल है, उन किताबों के अंदर ड्रामाज ऑन द लव ऑफ लैंसलॉट हैं, और जो चौथी किस्म की किताबें हैं वो स्टैंजाज ऑन द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ वेनिस हैं। तो ये वो सारी किताबें हैं जो कि उस थैले के अंदर मौजूद थीं, और इस वक्त वो पानी के अंदर दरिया के जो पैंदा है, बॉटम है, जहाँ पर मिट्टी, गारा, कीचड़ वगैरह है, वहाँ पर पड़ी हुई हैं। और राइटर उनको याद करते हुए उनको उनके लिए फॉरलॉर्न का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करता है कि वो वहाँ पर तन्हा पड़ी हुई हैं, और वो उनके मुतल्लक आखिर पर ये कहता है, जिसके अंदर वो किताबों को याद करते हुए उनकी किस्मत के हवाले से बात करता है। और ये आखिरी जो एक सेंटेंस है वो इस तरह से कहते हुए किताबों को और किताबों के मुतल्लक अफसुर्दगी का इजहार करता है। योर फेट इज़ परहैप्स वर्स दैन यू डिज़र्व्ड। तो इस तरह से वो ये आखिरी जो अल्फाज हैं उसमें किताबों की किस्मत को याद करते हुए ये कहता है कि शायद तुम इस तरह की किस्मत उसकी मुस्तहिक नहीं थी। तो लिहाजा इस तरह से इस ऐसे को ये राइटर जो है वो अपनी इस एडवेंचरस जो स्टोरी है उसका इख्तिताम करता है। तो ये याद रखें कि एक नैरेटिव ऐसे जो है वो हमें एक स्टोरी प्रोवाइड करता है, और वो स्टोरी जो है वो नैरेटिव ऐसे की बुनियाद बनती है। तो इस तरह से इस लेसन का मैं आपको दोबारा से मेन टॉपिक जो है वो याद करवा दूं कि द मेन टॉपिक ऑफ दिस नैरेटिव ऐसे इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्थलेस और यूजलेस और इवन बैड बुक्स, यानी कि जो बेकदर कीमत, जो बेकार जो किताबें हैं या फिर जो बुरी किताबें हैं उनको तलफ़ करना असल में इस जो ऐसे है उसका एक अहम नुक्ता है। और फिर इसके बाद हमें उसकी जो एडवेंचरस स्टोरी है वो मिलती है कि वो किस तरह से अपनी जो बैड बुक्स है, अनवांटेड बुक्स हैं, जिनको वो समझता है कि वो इतनी कदर कीमत वाली किताबें नहीं कि उनको वो अपने स्टडी जो रूम है उसके अंदर जगह दे पाएगा। तो इस तरह से वो उनको निकालने के हवाले से अपनी एक मुहिम पर रवाना होता है, और इस मुहिम के दौरान वो जिन ख़तरात से दो चार होता है उनको वो बड़े ही मज़ाहिया अंदाज में पेश करते हुए एक ऐसी स्टोरी मुहैया करता है जिसके अंदर सस्पेंस है, जिसके अंदर स्टायर मिलती है, और इसके अंदर हमें ये सबक भी मिलता है कि हमें बैड बुक्स, वर्थलेस बुक्स और यूज़लेस बुक्स से छुटकारा हासिल करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर